रेड के लिए तैयार रहे। और हिंदुस्तान की सरकार ये जो कहती है कि वैट आने से ब्लैक मनी छुप नहीं पाएगा, ठीक है, वो इसलिए नहीं छुप पाएगा कि हर एक रिटर्न फाइल करने वाला आदमी जब वैट का रिटर्न फाइल करेगा तो ऑफिसर को अंदाजा तो लग ही जाएगा कि आपकी इनकम कितनी है। रिटर्न आप जो फाइल कर रहे हैं उसमें सेल आपको दिखानी पड़ेगी, प्रॉफिट भी दिखाने पड़ेंगे, इनकम का अंदाजा लग जाएगा। इनकम का अंदाजा लग जाएगा तो इनकम टैक्स आपसे वसूला जाएगा। तो सरकार इस उम्मीद में है कि ब्लैक मनी आप छुपा नहीं पाएंगे। और फिर इसमें क्या होगा कि अगर ब्लैक मनी आप नहीं छुपा पाएंगे तो भारत में बहुत तकलीफ आने वाली है। तकलीफ क्या आने वाली है? तकलीफ ये आने वाली है कि भारत की 80% सामाजिक गतिविधि ब्लैक मनी से ही चलती है, सरकार नहीं चलाती इस देश में। ये देश तो ब्लैक मनी पे ही चलता है। और मेरा इस पर अध्ययन है और मैं किसी से भी बात कर सकता हूं इस विषय पर कि अगर ब्लैक मनी नहीं हो तो ये देश नहीं चल सकता। कैसे? हिंदुस्तान में 1,30,00,000 मठ और मंदिर है। उनमें जैन धर्म वाले भी हैं, बौद्ध धर्म वाले भी हैं, सिख धर्म के गुरुद्वारे हैं, मुसलमान धर्म के ये मस्जिदें हैं, ईसाई धर्म के गिरजाघर हैं। 1,30,000। इन सबको चलाने में ब्लैक मनी ही काम आता है। कोई हिंदुस्तान की सरकार कोई मंदिर चलाती है क्या? हिंदुस्तान की सरकार तो इतनी हरामखोर है कि मंदिरों में आने वाली रकम भी ले लेती है। जैसे आपको मालूम है जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी का मंदिर है, उसकी रकम सरकार ने लेना शुरू कर दिया है। पहले यह कहा था कि मंदिर के विकास के लिए इस्तेमाल होंगे, अब धीरे धीरे मंदिर का विकास तो रुक गया है और रकम जम्मू कश्मीर की सरकार के खजाने में जा रही है। ऐसे तिरुपति बालाजी का मंदिर है। तिरुपति बालाजी के मंदिर की रकम को तो चंद्रबाबू नायडू ने बहुत बार अपने कर्मचारियों को तनख्वाह देने में खर्च किया। ऐसे दक्षिण भारत में गुरुवायूर मंदिर है केरल, उसकी रकम को केरल सरकार इस्तेमाल करती है। सरकार मंदिरों को देती कुछ नहीं, जो मंदिरों में चढ़ावा आ रहा है, दान आ रहा है, उस पर भी उनकी गिद्ध नजर लगी हुई है। और अब सरकार एक बहस चला रही है कि क्यों नहीं सारे मंदिरों की रकम को लेने का अधिकार सरकार को हाथ में दे दिया जाए, क्योंकि सरकारों को मालूम है कि मंदिरों में आने वाला पैसा बहुत है, चाहे वो जैन मंदिर में हो चाहे दूसरे मंदिरों में। अब मंदिरों में जो पैसा दान में चढ़ाया जाता है ये सब ब्लैक मनी है। तो ब्लैक मनी से वो मंदिर चल रहे हैं। मंदिरों के साथ साधु संतों की व्यवस्था हो रही है। भारत में लगभग 1.5 करोड़ साधु संत हैं। हाँ, 1.5 करोड़ सरकार के आंकड़ों के अनुसार, जिनकी पूरी व्यवस्था इसी ब्लैक मनी से चलती है। सरकार किसी संत को तनख्वाह नहीं देती, फिर भी संत जो रहते हैं वो सरकार के किसी अधिकारी से ज्यादा अच्छी जिंदगी बिताते हैं। कई संतों का आप रहन सहन अगर देखोगे तो एयर कंडीशनर गाड़ियों से लाइन लगी है, एयर कंडीशनर में सोते हैं, हवाई जहाजों में कथाएं कहते हैं, हवाई जहाजों में ट्रेवल करते हैं। तो संतों का जीवन सरकार के किसी नेता की जिंदगी से कम नहीं है, लेकिन इतना खर्चा जो उनकी जिंदगी में हो रहा है वो सब ब्लैक मनी का है। तो ब्लैक मनी से मंदिर चल रहे हैं, मठ चल रहे हैं, हमारे देश की पूरी धार्मिक व्यवस्थाएं चल रही हैं। इसी ब्लैक मनी से उन मंदिरों के द्वारा गौशालाएं चलाई जा रही हैं, उन मंदिरों के द्वारा धर्मशालाएं चलाई जा रही हैं, उन मंदिरों के द्वारा हॉस्पिटल्स चलाए जा रहे हैं, उन मंदिरों के द्वारा पानी के कुएं खोदे जा रहे हैं, तालाब बनाए जा रहे हैं, बावड़ियां बनाई जा रही हैं, कई गांव में सड़कें बन रही हैं और कई गांव में गरीब बहनों के विवाह भी किए जा रहे हैं उसी पैसे से। माने वो सब ब्लैक मनी का है। हिंदुस्तान की सरकार कब हिंदुस्तान की गरीब बेटियों की विवाह करने के लिए पैसा देती है बजट से? कब हिंदुस्तान की सरकार मंदिरों के रख रखाव के लिए खर्चा करती है? कुछ नहीं करती। मंदिर उल्टे समाज के बहुत सारे काम करते हैं। तो मंदिरों के माध्यम से समाज की बहुत बड़ी व्यवस्था चल रही है। और हिंदुस्तान में विवाह होते हैं, शादियां होती हैं, संस्कार होते हैं। 16 संस्कार इस देश में होते हैं सामान्य रूप से। इन संस्कारों पर होने वाला सारा का सारा खर्च वो भी ब्लैक मनी का है।
और उन संस्कारों के माध्यम से होने वाला खर्च भारत के कारीगर समाज के लिए बहुत बड़ा बाजार बनाता है। जैसे हमारे देश में यज्ञ होते हैं समय समय, तो यज्ञों में क्या होता है, घी चढ़ता है, घी की आहुति होती है, और फिर जो उसमें यज्ञ सामग्री है, तो यज्ञ सामग्री बनाने वाले लोगों को रोजगार तो यज्ञों से ही मिला हुआ है। और घी का बिजनेस करने वालों का सबसे अधिक घी तो यज्ञों में बिकता है हर साल। खाने में इतना घी काम नहीं आता, उससे ज्यादा यज्ञ में काम आता है इस देश में। अगर मान लो यज्ञ होना बंद हो जाए तो सारे पशुपालक भूखे मर जाए जो घी बनाकर अपनी जिंदगी चला रहे हैं। किसानों की जिंदगी भूखे होने की आ जाए नौबत। और ऐसे ही जब यज्ञ होते हैं तो नए कपड़े खरीदकर उसमें स्वाहा किए जाते हैं, आहुति में डाले जाते हैं। तो कपड़ा बनाने वाले कारीगरों को रोजगार मिला हुआ है। और यज्ञ का नियम है कि हाथ का बनाया हुआ कपड़ा ही इस्तेमाल होता है। तो लाखों जुलाहे यज्ञ में दान जाने वाले कपड़ों के आधार पर अपनी जिंदगी चलाते हैं। ऐसे ही जब यज्ञ होते हैं तो आपने देखा है 10-12 दिन के लिए बाजार लग जाता है वहां। तो जो भी ग्रामीण भाग की जनता आती है उसमें से हजारों रुपए के सामान खरीदती है। वो मार्केट जो चलता है वो भी ब्लैक मनी से चलता है। या हमारे गांव में 16 संस्कार होते हैं जन्म से लेकर मृत्यु तक। हर संस्कार में आप ध्यान दो तो समझ में आएगा किसी ना किसी कारीगर के लिए मार्केट बनाने की व्यवस्था संस्कारों के माध्यम से ही हो रही है। मृत्यु संस्कार की कल्पना करें, सबसे आखिरी संस्कार। तो मृत्यु के समय किसी व्यक्ति को अंतिम यात्रा में क्या क्या लगता है? नया कपड़ा चाहिए। नया ही क्यों चाहिए, पुराना भी लग सकता है। घर में तो पुरानी धोतियां पड़ी रहती हैं, लेकिन नहीं, नियम है कि नया कपड़ा ही चाहिए और जुलाहे के हाथ का ही चाहिए। माने जुलाहा जो कपड़ा बुन रहा है ये तो पक्का है कि लोगों के मरने पर उसका 2-3 मीटर कपड़ा तो बिकेगा ही। और हर साल अगर 1 करोड़ लोग मर रहे हों तो 2.5-3 करोड़ मीटर कपड़े की तो पक्की व्यवस्था है। इसी तरह जन्म लेने के समय बच्चे के लिए नए कपड़े चाहिए तो वो भी जुलाहे ही लेके आता है। फिर बच्चे के नाम से कपड़े दान दिए जाते हैं, वो भी जुलाहे के ही होते हैं। भंगिन को दान दिया जाता है, इनको दिया जाता है, तो वो भी एक पक्की व्यवस्था है। ऐसे ही मरते हुए आदमी की अंतिम यात्रा में मिट्टी का घड़ा चाहिए, वो भी नया चाहिए जिसमें अग्नि रख के ले जाई जाती है। पुराने घड़े से काम क्यों नहीं चला लेते? अगर पुराने घड़े से काम चलाएंगे तो कारीगर का बिकेगा क्या? तो घड़ा भी बिकता है उसमें, लकड़ी भी बिकती है उसमें। तो लकड़ी बेचने वाले को रोजगार है, घड़ा बनाने वाले को रोजगार है, कपड़ा बनाने वाले को रोजगार है। फिर वो ठटरी जो बांधते हैं, आखिर बांस का काम करने वाले को भी तो रोजगार है। माने हिंदुस्तान में 16 संस्कारों की जो व्यवस्था है वास्तव में वो मार्केटिंग सिस्टम है, वो मार्केट बनाने का है। वरना ये संस्कारों में खाली मंत्र पढ़ दिए जाएं और कुछ ना किया जाए तो भी चल सकता है। ना कपड़ा मंगाओ, ना घड़ा मंगाओ, ना बर्तन मंगाओ, ना कुछ करो, ना कुछ करो, बस मंत्र पढ़ लो। खाली मंत्र पढ़ने से मार्केट नहीं बनता है। पूजा तो हो जाती है, बाजार तो नहीं बनता है, माल तो नहीं बिका कारीगर का। और भारतीय समाज में यह माना जाता है कि कारीगर वर्ग का माल बिकता रहे तो समाज जिंदा रहे, क्योंकि 35% हमारे देश की आबादी कारीगर वर्ग से आती है। 70% आबादी किसान लगभग, उसमें से 15% कॉमन है। कॉमन है माने किसान भी है, कारीगर भी है, और बाकी निखालिस हैं। 20% एकदम निखालिस कारीगर है। तो किसान के बाद कारीगर वर्ग है। इसकी व्यवस्था तब चलेगी जब इसके द्वारा बनाई गई चीजें बिकती रहें। शादियों में भी ऐसे ही होता है। शादियों का जो संस्कार है उसमें मंगलसूत्र आना तो कंपलसरी है। बिना मंगलसूत्र के शादी नहीं होगी। कम से कम किसी सुनार को तो काम दिया, कारीगर को तो काम मिला। और ऐसे ही जन्म के समय बच्चे पैदा हुए हैं तो उनके गले में सोने की चेन डालना तो कंपलसरी है, माने किसी सुनार को फिर काम मिला। शादी के समय, जन्म के समय और मृत्यु के समय भी देखा है कि सुनार का कुछ ना कुछ लगता है मरने वाले आदमी के साथ भी। तो सुनारों के लिए, लोहारों के लिए, कुम्हारों के लिए,
जुलाहों के लिए ये जो हमारे यहाँ कारीगर वर्ग रहा है, 12-13 तरह के कारीगर हर गांव में रहे हैं, इनकी व्यवस्था चलती है वो पूरा का पूरा ब्लैक मनी से चलती है। ये सारे काम ब्लैक मनी से होते हैं। किसी के घर में जन्मदिन का फंक्शन ब्लैक मनी से होता है, किसी की बेटी की शादी ब्लैक मनी से होती है, बेटे की शादी ब्लैक मनी से होती है। बेटी की शादी में किस किस को क्या क्या रोजगार मिलता है, दरी बिछाने वाले को, चदरा लाने वाले को, माइक चलाने वाले को, बिजली लगाने वाले को और खाना खिलाने वाले को, किस किस को क्या क्या रोजगार मिलता है। तो ये जो सामाजिक गतिविधियां चलती हैं हमारे देश में, ये सरकार तो चला नहीं पाती। सरकार की तो दम भी नहीं है। सरकार को इतनी दम नहीं है कि हिंदुस्तान की सब बेटियों की शादी करा सके हर साल, उतने में खजाना खाली हो जाए। ये तो समाज की ताकत है जो हर साल करोड़ों बेटियों की शादी कराता है या करोड़ों बेटों की शादी कराता है। तो शादी हो, ब्याह हो, बारात हो, मुंडन हो, संस्कार हो, अंतिम संस्कार हो, ये सारी की सारी व्यवस्थाएं बाजार बनाने के लिए इस देश में हैं। ऐसे ही नहीं है जिसको हम कर्मकांड कह के गाली देते हैं, वो कर्मकांड नहीं है, वो मार्केटिंग सिस्टम। हमने अच्छा मार्केटिंग सिस्टम विकसित किया है अपने देश में, और ऐसा अद्भुत मार्केटिंग सिस्टम दुनिया के किसी देश में नहीं। तो ये जो मार्केटिंग सिस्टम है जो सरकार से अलग है, ये पूरा ब्लैक मनी से चलता है। अब सरकार क्या कहती है, जी ब्लैक मनी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, तो ये सब सिस्टम टूट जाएगा। और ये सिस्टम टूट गया तो कितनी भयंकर बेरोजगारी होगी उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते। जो आज बेरोजगारी है उससे भी 10 गुनी ज्यादा बेरोजगारी। तो मेरा यह मानना है कि हिंदुस्तान में ब्लैक मनी की जो इकोनॉमी है वो सरकार से ज्यादा पावरफुल है और सरकार से ज्यादा अच्छी है। इसका माने ब्लैक मनी की इकोनॉमी चलनी चाहिए, नहीं चलेगी तो देश टूट जाएगा। अगर मंदिर इस देश के खत्म हो गए तो आप सोच नहीं सकते इस देश में इतनी लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी कि कोई मिलिट्री और कोई पुलिस उसको सॉल्व नहीं कर सकती। मंदिरों ने, मठों ने इस देश के आधे से ज्यादा झगड़ों को अदालत में जाने से रोका हुआ है, आधे से ज्यादा। मैं हिंदुस्तान के बड़े बड़े संतों के पास जाता रहता हूं, अक्सर उनके यहां मैं भीड़ देखता हूं। 2 भाई हैं, झगड़ा कर लिया, आपस में आ गए, महात्मा जी कुछ फैसला कर दीजिए। बाप बेटे आ गए, महात्मा जी फैसला कर दीजिए, साधु जी फैसला कर दीजिए। अब महात्मा जी जो फैसले करते हैं रोज रोज, वो अद्भुत है। अगर ये सब मुकदमे अदालतों में चले जाएं तो अदालतों में बैठ जाएंगी, क्योंकि हिंदुस्तान की अदालतों में 4.5 करोड़ मुकदमे पिछले 20 साल से पेंडिंग है, उनको वो हल नहीं कर पा रहे हैं। रोज रोज नए नए मुकदमे पहुंचना शुरू हुए तो बैठ जाएंगे, इनके बस का नहीं। ऐसे ही ज्यादातर महात्मा जी अदालतें लगाते हैं, माने इनफॉर्मल फैसले कराते हैं ना, वो अदालतें ही लगाना हुआ। और बहुत सारे महात्मा इलाज करते हैं, गुरुजी ये बीमारी है, गुरुजी वो बीमारी, अच्छा तुलसी का पाउडर खा लेना, तो इसका नमक में मिला के पी लेना, तो इसका ये कर लेना। तो ये जो नुस्खे हैं सैकड़ों हजारों की संख्या में, ये महात्मा लोग ये बताते हैं। डॉक्टरों के बस का नहीं है सबको चिकित्सा दे पाना इस देश में। भारत में 10 लाख रजिस्टर्ड डॉक्टर हैं और 103 करोड़ मरीज हैं, हिसाब लगा लो। डॉक्टर पागल हो जाएगा इलाज करते करते अगर सब उसी के पास पहुंचने लगे। और गांव के लोग तो महात्मा जी के ही पास जाते हैं, डॉक्टर के पास तो तब आते हैं जब बात बहुत ज्यादा हाथ से निकल जाए या बिगड़ जाए। छोटे मोटे काम के लिए तो महात्मा जी जिंदाबाद है। और महात्मा जी को लोग इसलिए पाले हुए हैं कि उनके न्याय का काम कर रहे हैं, चिकित्सा का काम कर रहे हैं, और जब उनके दिमाग में कोई भ्रम पैदा होता है तो महात्मा जी उसका निवारण करते हैं। ये ऐसे नहीं ऐसे है, ऐसे नहीं ऐसे है। तो बहुत बड़ी व्यवस्था इन मंदिरों के माध्यम से, मठों के माध्यम से, महात्माओं के माध्यम से चल रही है। इसमें कुछ अपवाद भी हैं, कुछ महात्मा दूषित हो गए हैं, खराब हो गए हैं, वो तो दुनिया के हर देश में अपवाद होते हैं, कोई भी व्यवस्था आदर्श नहीं होती है, लेकिन समाज में चलाने में इनकी बड़ी भूमिका है। अगर ये ब्लैक मनी खत्म हुई तो ये सब व्यवस्था टूटेगी। सरकार की दम नहीं है जो इसको चला सके। सरकार की तो इतनी दम नहीं है कि जो उसके अपने निमित्त कर्तव्य हैं उनको पूरा कर सके, नई जिम्मेदारी लेना तो दूर की बात। सरकार को 6,30,000 गांवों में पीने का पानी देना है, आजादी के 57 साल के बाद भी नहीं दे पाया।
अभी तक 3 लाख गांव में ही पीने का पानी है। बिजली नहीं दे पाए हैं सब गांव में, चलने के लिए सड़क नहीं बना पाए हैं, स्कूल नहीं खोल पाए हैं, पाठशालाएं नहीं बना पाए हैं। तो सरकार अपने प्राथमिक कर्तव्य तो कर नहीं पा रही है, ये नए काम और उसके ऊपर आ गए तो वो तो नहीं कर। तो हिंदुस्तान तो चल रहा है ब्लैक मनी से, व्यवस्थाएं तो उसी से ठीक हैं। अगर ये खत्म करने की ताकत सरकार ने लगाई तो देश खत्म होगा। दूसरे देशों में ऐसा नहीं है, भारत में ऐसा है, दूसरे देशों में नहीं। यूरोप में तो कहीं नहीं। यूरोप में ना कोई महात्मा होता है, ना कोई साधु होता है, ना कोई संत होता है, ना कोई मठ में जाता है। गिरजाघर में भी मुश्किल से जाते हैं साल में एक आध बार, वो भी ऐसे ही नाम करने के लिए चले जाते हैं, कोई दिल से श्रद्धा है इसलिए जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं। तो वहां की समाज व्यवस्था तो पूरी तरह से सरकार आधारित है, यहां की समाज व्यवस्था सरकार आधारित नहीं है। हिंदुस्तान की समाज व्यवस्था स्वयं पर आधारित है और वो चल रही है ब्लैक मनी से। अगर ये ब्लैक मनी खत्म हुआ तो ये सारी व्यवस्था टूटेगी। कैसे टूटेगी? व्यापारियों से सरकार ने चूस चूस के ज्यादा लेना शुरू किया टैक्स के रूप में, तो व्यापारी दान कम देंगे, और वो दान कम देंगे तो मंदिरों में रकम कम हो जाएगी, तो मंदिरों के द्वारा जो काम चल रहे हैं देश भर के वो टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, बंद हो जाएंगे। पैसा तो उतना ही है, चाहे सरकार खींच के ले जाए, चाहे व्यापारी औद्योगिक समाज देश के समाज के लिए खर्च कर दे। अगर वो देश समाज के लिए खर्च करता है तो सार्थक है। सरकारों को दे दे तो कोई गारंटी नहीं है कि सरकार उस पैसे से अपने हार्ट का ऑपरेशन नहीं कराए। सरकार से मतलब नेता, नेताओं में तो इतनी बेशर्मी आ गई है इस देश में कि जनता के खून पसीने की टैक्स की कमाई के पैसे से अपनी व्यक्तिगत जिंदगी चलाते हैं। अगर किसी नेता का ब्लड प्रेशर भी हाई हो गया तो सीधे जनता के टैक्स के पैसे से हवाई जहाज लेता है, चार्टर्ड फ्लाइट लेता है, सीधे अमेरिका ह्यूस्टन जाता है, ब्लड प्रेशर चेक करा के वापस आता है। और ऑपरेशन कराना हो तो लंदन जाता है, कुछ कराना हो तो सैन फ्रांसिस्को चला जाता है। सभी नेता ये करते हैं इस देश में, अपवाद एक भी नहीं है इस समय। और अगर नहीं जाना संभव हो तो विदेशी डॉक्टरों को बुला लेता है कि भाई तुम करो मेरे ऑपरेशन, हालांकि देश में डॉक्टर मौजूद हैं, सब कुछ है। तो नेताओं की आदत हो गई है खराब, और इसलिए भी जनता कभी पूछती नहीं है, सीधी सादी भोली भाली है। वरना इस देश की जनता जूता लेके खड़ी हो जाए नेताओं के पीछे कि हमने पिछले साल इतना टैक्स का पैसा दिया था, बताओ क्या किया तुमने। और नेता तो इतने बेशर्म है कि जनता के टैक्स के पैसे से जो संसद चलती है उस संसद का क्या हाल बना रखा है वो आप देखो। रोज का संसद पे 3.5 से 4 करोड़ रुपए खर्च होता है, और जो हालत संसद की है वो आपकी आंखों के सामने, विधानसभाओं की जो स्थिति है वो आपकी आंखों के सामने। तो इतनी खराब व्यवस्थाओं में ज्यादा से ज्यादा टैक्स सरकार के पास जाना ये सबसे खतरनाक है। अगर हमारी सरकारें यूरोप जैसे देशों की हों, जैसे वहां की सरकार टैक्स का पैसा इकट्ठा करती है, जरूरत पड़ने पर वापस देती है, ऐसे अगर भारत की सरकार हो तब तो ठीक है। या सरकार कम से कम टैक्स लेती है, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास छोड़ती है, तब तो ठीक है। लेकिन ज्यादा से ज्यादा टैक्स सरकार लेती जाए और वो इकट्ठा होता रहे दिल्ली में या राज्यों की राजधानी में, तो वो देश के लिए बहुत खराब है। इसलिए वैट कानून जैसे खतरनाक नए नए जो टैक्स के कानून आ रहे हैं उनका विरोध होना चाहिए। व्यापारी विरोध कर रहे हैं, उद्योगपति विरोध कर रहे हैं, वो तो ठीक ही है। जनता को भी विरोध करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली ये सारा बोझा उनके सिर पे पड़ेगा। व्यापारी क्या करेगा? टैक्स लगेगा वो तो जनता से निकाल लेगा, सामान की कीमत बढ़ा देगा, वो लोगों से वसूल लेगा, लोग मरेंगे। जो वस्तु आज आपको 1-1.25 रुपए में मिल रही है, वैट लगने के बाद वो 1.5-2 रुपए की हो जाए या 2.5-3 रुपए की हो जाए, तकलीफ तो आपको होने वाली है। तो ऐसी स्थिति में वैट का कानून आया तो गैट के लिए है, लेकिन उससे भी ज्यादा तकलीफ जो देने वाला है ये कानून, वो यही है कि समाज में जो खर्च होने वाला पैसा है उसका कमी होती जाए, सरकार के पास पैसा ज्यादा पहुंचता जाए, सरकार और निरंकुश होती जाए, और अत्याचारी होती जाए, और तकलीफ देती जाए इस देश में। चाणक्य कहता था कि राजा जितना उदार हो उतना ही कम टैक्स, और राजा जितना खराब हो उतना ही ज्यादा टैक्स। तो उसने एक परिभाषा दिया था कि भारत के किसी भी राजा को
5% से ज्यादा टैक्स नहीं लेना चाहिए। कुल उत्पादन का 5%, जीडीपी का 5%। और आज हिंदुस्तान में वैट वगैरह शामिल होने के बाद जीडीपी का 25 से 30% तक टैक्स होने जा रहा है। तो ये एक तरह का अत्याचार है। अत्याचार क्या है? आपके ऊपर ज्यादा टैक्स का लग जाना माने आपकी रियल इनकम का कम हो जाना। आपके ऊपर ज्यादा टैक्स का लग जाना माने आपके द्वारा सामानों के उपभोग में कटौती होते जाना। माने जो चीज जितनी महंगी होती जाएगी आप उसका उतना कम उपभोग करेंगे, माने अपनी जिंदगी को कसक के साथ बिताएंगे और सरकार को पैसा देते जाएंगे टैक्स के। और वो कैसे कसक होती है? जैसे जैसे टैक्स बढ़ रहे हैं। अब तो सरकार ने क्या किया है, वैट में दाल, चावल, चना, मटर, गेहूं का आटा, चने का आटा, मटर का आटा सबको वैट पे डाल दिया। बहुत सारी चीजों पर कभी टैक्स नहीं था इनमें से, तब इतनी महंगी है कि हिंदुस्तान का हर आदमी दाल नहीं खा सकता, ये स्थिति है। अब वैट आने के बाद तो थोड़ा सा ही वर्ग है जो दाल खा सके, बाकी वर्ग तो चावल और नमक से ही अपना गुजारा करे, क्योंकि दाल में बहुत वैल्यू एडिशन होता है, तो टैक्स भी बहुत बार लगेगा। तो साधारण चीजों पे टैक्स बढ़ते जाना माने उपभोग में कमी आना। उपभोग में कमी आना माने लोगों की पोषकता कम होते जाना, माने लोगों की कमजोरी बढ़ते जाना, माने लोगों के काम करने की ताकत कम होते जाना, माने लोगों का उत्पादन कम होते जाना और अंत में नुकसान देश का। आज हिंदुस्तान में साधारण लोग जब गांव-गांव घूमते हैं मेरे जैसे, तो किसानों से एक बात सुनने को मिलती है, आपने भी सुना होगा, आजकल मेहनत नहीं होती ज्यादा। कहते हैं ना किसान, पहले हम बहुत मेहनत कर लेते थे, आजकल मेहनत नहीं कर पाते। उसका उनका दर्द समझने की कोशिश करिए। उनका खाना पीना बहुत कम हो गया है। जितनी पोषकता का भोजन उनको मिलना चाहिए वो मिलना उनके लिए मुश्किल हो गया है। साधारण रूप से हिंदुस्तान के 44-45 करोड़ लोग तो या तो चावल और नमक खाते हैं या तो रोटी और नमक प्याज खाते हैं। 44 करोड़ लोग इस देश में, माने उनको खाने में जो पोषकता चाहिए, दाल की, सब्जी की, दूध की, दही की, मट्टे की, सलाद की, वो सब खत्म हो गई है। तो मेहनत करें कैसे? हिम्मत ही नहीं होती मेहनत करने की। दूध मिलता नहीं पीने के लिए, सब दूध शहरों में चला जाता है, शहरों से डेयरियों में चला जाता है, डेयरियां दूध का पाउडर बनाती है, पाउडर से एक्सपोर्ट होने लगता है, या उस दूध से आइसक्रीम बनने लगती है, या दूध से चॉकलेट बनने लगती है। साधारण आदमी का पीने का दूध लगातार कम होता जा रहा है। साधारण आदमी की दाल की खपत हर साल कम हो रही है, सब्जी की खपत कम हो रही है, दही की खपत कम हो गई है, मट्ठे की खपत कम हो गई है। और कई बार हमको जो दिखाती है ना सरकार, भारत में दूध का उत्पादन बहुत बढ़ गया, उत्पादन उतना नहीं बढ़ा है, खपत कम हो गई है। पहले लोग ज्यादा दूध पीते थे, अब पी नहीं पा रहे क्योंकि परचेसिंग कैपेसिटी कम हो गई, इसलिए दूध बच रहा है तो वो ज्यादा दिख रहा। वरना आबादी के हिसाब से हर आदमी को 250 ग्राम दूध रोज देना शुरू किया जाए तो 103 करोड़ की आबादी में एक बूंद दूध भी भारत में बच नहीं पाएगा। ऐसे ही दाल की खपत बहुत कम है, और ये सब इसलिए है कि महंगाई बढ़ रही है। और महंगाई इतनी बढ़ गई है, आप देखो मेरे देखते देखते पिछले 10-12 सालों में 3-3.25 रुपए लीटर डीजल था, मैंने मेरे विद्यार्थी जीवन में देखा है, खरीदा है, आज वो 30 रुपए लीटर है। 7-7.25 रुपए लीटर का पेट्रोल था, आज 40-42 रुपए लीटर। 1-1.25 रुपए लीटर का मिट्टी का तेल में खरीदता था, आज 10-11 रुपए लीटर है। 35-40 रुपए का रसोई गैस का सिलेंडर मैंने खरीदा है, आज 300 रुपए का। हर चीज महंगी महंगी महंगी, दवाएं इतनी महंगी, साधारण चीजें महंगी। महंगी होने के सबसे बड़े कारणों में है टैक्स, टैक्स और टैक्स। और दुर्भाग्य भारत का है कि दुनिया में सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला देश हमारा ही है। अगर आप अमेरिका में जाएं और अमेरिका में यूनिट के हिसाब से कैलकुलेशन करें, यूनिट माने अमेरिका का आदमी $1 कमाता है तो 1 यूनिट मान लीजिए, और भारत का आदमी 1 रुपया कमाता है तो 1 यूनिट मान लीजिए। तो अमेरिका में 5000 यूनिट कमाने वाला आदमी जितने ऐशो आराम की जिंदगी बिताता है, उतना भारत में 5000 यूनिट कमाने वाला आदमी नहीं बिता सकता।
अमेरिका में 5,000 यूनिट कमाने वाला आदमी कार मेंटेन करता है, मोबाइल फोन मेंटेन करता है, टेलीविजन मेंटेन करता है, रेफ्रिजरेटर मेंटेन करता है, अच्छा फर्निश्ड फ्लैट मेंटेन करता है, सिनेमा जा सकता है महीने में 3-4 बार, कपड़े लॉन्ड्री में धुलवा सकता है, प्रेस करवा सकता है, अच्छे वेजिटेरियन रेस्टोरेंट में खाना खा सकता है, ये सारे मजे ले सकता है, ऊपर से इंश्योरेंस का प्रीमियम भर सकता है 5,000 यूनिट कमाने वाला। और हिंदुस्तान में 5,000 यूनिट कमाने वाला बच्चों को ठीक से पढ़ा नहीं सकता है, बीवी बीमार पड़ गई तो बिना कर्जे के इलाज नहीं करा सकता है, कहीं ना कहीं से कर्ज लेके इलाज कराना पड़ता है। और कभी कोई आफत आ जाए महीने में तो हाथ पांव खुल जाते हैं कि मैं व्यवस्था कहां से करूं। अमेरिका में क्या है, टैक्स का रेट हिंदुस्तान की तुलना में बहुत कम है, और वो टैक्स रेट कम होने का कारण है कि हिंदुस्तान में जो पेट्रोल इस समय 40-41 रुपए लीटर है, वही पेट्रोल अमेरिका में 11.25 रुपए लीटर है। हिंदुस्तान में जो डीजल 30-32 रुपए लीटर है, वो अमेरिका में 8.5-9 रुपए लीटर है। हिंदुस्तान में जो एलपीजी गैस का सिलेंडर 300 रुपए का है, अमेरिका में वो 40-42 रुपए के आसपास है। डॉलर रुपए का एक्सचेंज रेट निकालने की बात बोल रहा हूं। हिंदुस्तान से अमेरिका जाना और अमेरिका से हिंदुस्तान वापस आना जितने में होता है, अमेरिका से हिंदुस्तान आना और वापस अमेरिका जाना उसके 1/10 में हो जाता है। तो अमेरिका इतना सस्ता है, खाना तो इतना सस्ता उस देश में है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता कोई। कारण क्या है, टैक्सेस बहुत कम है, और अमेरिका से भी कम टैक्सेस यूरोप में है। यूरोप में एक तो देश है अद्भुत, स्विट्जरलैंड, जहां मैंने कहा ना एक ही टैक्स है, बैठ बाकी कोई टैक्स ही नहीं। और आज स्विट्जरलैंड के बारे में दुनिया के लोग कहते हैं कि वो दुनिया का सबसे अमीर देश है पर कैपिटा इनकम में हर तरह से। कारण क्या है, टैक्स जितने कम है समाज उतना समृद्धशाली है, टैक्स जितने ज्यादा है समाज उतना भिखारी है। तो ज्यादा से ज्यादा टैक्स हमारी सरकार लेती जाए, हम भिखारी होते चले जाएं, सरकार अमीर होती जाए, तो वो देश के लिए अच्छा नहीं है। हिंदुस्तान में ज्यादा से ज्यादा टैक्स लेने की व्यवस्था अंग्रेजों ने शुरू की थी। दुर्भाग्य से अंग्रेजों के आने के पहले एक ही राजा था जो हमेशा ये सोचता रहता था जनता से ज्यादा टैक्स लो, उसके अलावा कोई दूसरा राजा नहीं था। उसका नाम था औरंगजेब। औरंगजेब की हमेशा दिली इच्छा ये रहती थी कि जनता से ज्यादा टैक्स लिया जाए, तो नए नए टैक्स लगाने की सोचता रहता था। औरंगजेब के मुकाबले कोई राजा नहीं हुआ मुगल काल में भी जो ज्यादा से ज्यादा टैक्स लेने के चक्कर में हो। और मुगल काल के पहले तो कोई सवाल ही नहीं उठता कि इस देश में राजाओं ने ज्यादा कभी टैक्स लिया भी हो। अंग्रेज आए तो उन्होंने टैक्स लेना शुरू किया, और अंग्रेजों ने इतना ज्यादा टैक्स लिया है इस देश से कि आज तक ये देश अंग्रेजों के जाने के बाद खड़ा नहीं हो पाया। कैसे कैसे अंग्रेज टैक्स लेते थे इस देश में, और कैसे कैसे इस देश को चूसते रहे हैं। 10-15 मिनट में आपको बहुत सेंसिटिव कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाने लाया हूं। अंग्रेजों के टैक्स सिस्टम कैसे थे हिंदुस्तान, किस तरह से टैक्स वसूला करते थे, और उनकी थ्योरी क्या थी, उनकी फिलॉसफी क्या थी। उनकी सबसे बड़ी फिलॉसफी थी कि जनता के पास सिर्फ इतना ही पैसा रहना चाहिए जितने में वो जिंदा रह सके, सिर्फ जिंदा रह सके। एक अंग्रेजी में शब्द होता है मियर सब्सिस्टेंस, माने सिर्फ जिंदा रहने लायक लोगों के हाथ में पैसा रहे, इतना ही लोगों को होना चाहिए, बाकी सब टैक्स में ले लेना चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने सारा सिस्टम बनाया। दुर्भाग्य से वो सिस्टम आज तक चल रहा है। आज की भी सरकार हमारी यही सोचती है कि ज्यादा से ज्यादा टैक्स लोगों से ले लो, छोड़ो मत उनके पास। इसका मतलब क्या है, अंग्रेज तो ये इसलिए करते थे कि भारत को कमजोर बनाना, भारत को कमजोर बनाने, भारत की जनता को कमजोर बनाना। जनता को कमजोर बनाने का सिंपल फॉर्मूला है ज्यादा से ज्यादा टैक्स वसूलो, जनता कमजोर होती जाएगी, राज्य मजबूत होता जाएगा, तो जनता राज्य पर निर्भर हो जाएगी, तो राज्य जैसे कहेगा वैसे जनता चलेगी, जितने दिन गुलामी चाहेंगे उतने दिन रहेगी भारत। ये फिलॉसफी पे वो काम करते हैं। लेकिन अंग्रेजों के जाने के बाद जो हमारे देश में काले अंग्रेज आए हैं, काले अंग्रेज माने ये मनमोहन सिंह, चिदम्बरम, और ये अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी, जितने भी सत्ता में है, इन सबको मैं काला अंग्रेज कहता हूं। इनकी हर समय एक ही कोशिश है, ज्यादा से ज्यादा टैक्स लो, ज्यादा से ज्यादा टैक्स, जनता के पास कुछ मत छोड़ो।
सब लेते हैं, कहीं भी थोड़ा हिस्सा बचा हो वहीं से टैक्स ले। क्या कांग्रेस, क्या बीजेपी, क्या जनता दल, क्या सीपीएम, क्या सीपीआई, क्या राष्ट्रवादी कांग्रेस, क्या बीएसपी, क्या सब राजनीतिक पार्टियां जहां जहां शासन में है हर जगह उनका एक ही पॉलिसी है, जनता के ऊपर ज्यादा से ज्यादा टैक्स, ज्यादा से ज्यादा टैक्स, ज्यादा से। यही अंग्रेजों की पॉलिसी थी, ज्यादा से ज्यादा। आज हिंदुस्तान दुनिया के देशों में सबसे ज्यादा दुर्भाग्यशाली देश है जहां पर कैपिटा टैक्स हाईएस्ट पर कैपिटा टैक्स हिंदुस्तान में इस समय 7,860 रुपए के आसपास है। अगर इसको डॉलर कैलकुलेशन करें, यूरो डॉलर कैलकुलेशन करें, ड्यूश मार्क या कोई भी दूसरी करेंसी में कैलकुलेशन करें, ये हाईएस्ट है पूरी दुनिया। और लोएस्ट टैक्स दुनिया में पर कैपिटा लोएस्ट टैक्स जिस देश में है वो स्विट्जरलैंड है, जो मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा। अब अगर कैलकुलेशन करें तो जहां लोएस्ट टैक्स है, सबसे कम टैक्स है, वहां का आदमी सबसे ज्यादा अमीर है, और दुनिया में जहां सबसे ज्यादा टैक्स है वहां का आदमी सबसे ज्यादा गरीब है। तो गरीबी का सीधा हिसाब यह है, आप जितना ज्यादा टैक्स भरेंगे गरीबी उतनी बढ़ेगी, जितना कम टैक्स भरेंगे पैसा उतना ज्यादा समाज में बचेगा, समृद्धि समाज की बढ़ेगी। तो अगर समाज को समृद्धशाली बनाना है, भारत को समृद्धशाली बनाना है, तो सरकार को दिया जाने वाला टैक्स कम से कम होना चाहिए, और अगर सरकार को दिया जाने वाला टैक्स अधिक से अधिक है तो समाज गरीब होने ही वाला है। वैसे भी टैक्स कुछ कम नहीं है हमारे यहां, मैंने आपसे कहा इनडायरेक्ट टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्सेस सब मिला दे तो 43 तरह के हैं। अब उसमें एक और जुड़ जाए 44वां वैट, तो वो अत्याचार ही है इस देश में। अंग्रेजों ने कुछ ऐसे ही किया था। कैसे कैसे किया था, कुछ 8-10 में स्लाइड्स आपको दिखाता हूं। आप अगर पीछे बैठे हुए लोग हैं तो थोड़ा आगे आके बैठिए। आपको अगर ये समझ में आ गया तो आज ये देश क्या दिशा में जा रहा है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसमें जो स्लाइड्स हैं, आप जो चाहे इधर बैठ जाएं, जो चाहे इधर बैठ जाएं। इसमें जो स्लाइड्स हैं वो अंग्रेजों की संसद से निकाली गई हैं, अंग्रेजों की संसद से निकाले गए दस्तावेजों के आधार पर बनाई गई है। अंग्रेजों की संसद है हाउस ऑफ कॉमन्स। हाउस ऑफ कॉमन्स में हिंदुस्तान के बारे में जितने फैसले हुए उनमें टैक्स के भी फैसले हुए। कब कितना टैक्स लेना है, कितना बढ़ाना है, कितना